तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजडम सेक्शन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। आप सभी को पता होगा, जो इसके लवर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा। और सेक्शन 3 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसके सेक्शन 3 के बारे में जितनी भी अपडेट हैं और साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में जितनी भी डिटेल है, सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कब तक ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका सेक्शन 2 सेक्शन 1 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी पूरी इस एक तरह से सीरीज़ के बारे में सारी कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो एक तरह से ये जो सीरीज है ब्रिजटन एक अमेरिकन ऐतिहासिक फिक्शन रोमांसी की स्ट्रीमिंग टेलीविज़न सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स के लिए क्रिस वॉन ड्यूशन द्वारा बनाई गई और जूलियन कीज की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स के लिए शोडन पर पहला क्रिट शो है। ये एक काल्पनिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं और सामाजिक सीजन के दौरान के लिए रिशेज युग की प्रतिनिधि दुनिया में स्थापित हैं, जहां कुलीन और कुलीन वर्ग के विवाह योग्य युवा को समाज में लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ये एजेंस रोम्स और ऐतिहासिक रोमांस के एक तरह से ड्रामा सीरीज हैं। इसे बनाई है एक तरह से क्रिस वॉन ड्यूशन ने और ये आधारित है जूलियस कुलीन द्वारा ब्रिजटन पर। इसके अंदर कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं। मेन मैं बता देता हूँ। एडजोल एरन, ओरन स्पॉन, जोनथन बेली, रूबी वार्क, सैबरी बॉर्नेट, हैरबी कैन, साथ ही साथ और भी कलाकार है रूपटन यंग के साथ साथ। इसके अंदर म्यूजिक क्रिस बॉक्सन ने दिया है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज किया गया है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। सेक्शनों की बात की जाए तो 2 सेक्शन आ चुके हैं, तीसरा बहुत ही नज़दीक है रिलीजिंग के। दोनों सेक्शनों को मिलाकर तकरीबन 16 एपिसोड है और नया जो सेक्शन आ रहा है उसके अंदर 3 एक तरह से तीसरा जो सेक्शन है उसके अंदर तकरीबन 8 एपिसोड का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कार्यकारी निर्माता इसमें सोडा राइनमिस, ब्रेटन सोरवन और जूली एनी रॉबन्स आपको देखने को मिले हैं। प्रोड्यूस शारदा मैट मोट और हॉलीवुड चोंग, सारा हॉलीवुड, और इसमें एडिटिंग जिम फ्लिंक्स ने की है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन पर एपिसोड लेंथ लगभग 70 से 80 मिनट है। प्रोडक्शन कंपनी और शॉर्टलैंड सीड प्रोडक्शन और मून नेटवर्क की आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। 25 दिसंबर 2020 से लेकर अभी वर्तमान तक इसे रिलीज़ किया जा रहा है। पहला सीजन आपको 25 दिसंबर 2020 को शुरू में देखने को मिला था। दूसरा सीजन का प्रीमियम 25 मार्च 2022 को हुआ और अप्रैल 2021 तक तीसरे सीजन और चौथे सीजन के लिए नामांकित किया गया। कई एक तरह से मई 2030 में क्वीन चार्लोट ए ब्रिजन स्टोरी और ए स्पिन ऑफ श्रृंखला जारी की गई, जो कि ब्रिजटन चरित्र क्वीन चार्लोट पर केंद्रित थी। शो को रिकॉर्ड सेटिंग दूसरे सीजन ने, जिसमें दर्शकों की संख्या में सीजन का एक कुछ छोड़ पीछे कर दिया और इंटरनेट वीगल के अनुसार ब्रिजटन को एक फ्रेंचाइजी के रूप में मजबूत किया। ब्रिजटन को इसके निर्देशक, अभिनेता, प्रदर्शन, निर्माण और सेट डिवीजन के लिए समीक्षकों द्वारा प्रसारित किया गया। 2 प्राइम टाइम क्रिस्टन अवार्ड, एमी अवार्ड और एक मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्किन गिल्ड अवार्ड जीता और प्राइम टाइम एमी अवार्ड, स्किन एडवर्ड गिल्स अवार्ड और साथ ही साथ सोन अवार्ड और MPFC छवि पुरस्कार। साथ ही साथ सबसेट इसको साउंड ट्रैक के लिए ग्रीन अवार्ड नामांकन किया। रिसेंट युग की पुष्टि पर आधारित कुलीन शक्तिशाली ब्रिजन परिवार के 8 घनिष्ठ भाई बहन और चौथे ब्रेटन कॉलेज और डेफन ग्रूज और ईंस प्यार की तलाश में लंदन के उच्च जहाज में घूमते हैं। चारों ओर से घिरे हुए मिथ और प्रतिविध सामने हैं। साथ ही साथ दोस्तों को कलाकार और कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। जोनथन बेली आर्थर क्रिस ब्रिजन के रूप में देखने को मिले हैं और भी कई कलाकार हैं। उन सभी के बारे में हम एक तरह से कवर कास्टिंग के अंदर कर लेंगे।
अब एपिसोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। 8 एपिसोड आपको 25 दिसंबर 2020 को देखने को मिले। सेक्शन 1 आपको ऑप्शन लूप से देखने को मिला। उसका फर्स्ट एपिसोड पहले पानी का हीरा, यानी एक तरह से हिंदी टाइटल मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जूली एनी रॉबिन्स द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। क्रिस वान लूसेंस द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है, यानी एक तरह से लिखा गया है। और 25 दिसंबर 2020 को ये देखने को मिला। जैसे ही 1813 का सामाजिक सीजन शुरू होता है तो रहस्यमय लेडी विल्ड द्वारा लिखी गई एक स्केड सीट लंदन में प्रसारित होने लगती हैं और डेफ्टन ब्रिजन ने समाज में प्राप्त की है और कीन चार्लोट ने अन्य नवीदो कलाकारों की तुलना में उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। इसमें 3 फैदरिंग बहन शामिल है जिनमें पता चलता है कि उनकी दूसरी और चचेरी बहन मिरी थॉमसन सीजन के लिए उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ और कई कलाकार हैं, उन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। उनके बारे में जितनी अपडेट निकल हो पाएगी उतनी हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट एपिसोड पर हम बात कर रहे थे और इस एपिसोड के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। तो वीडियो को उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो फर्स्ट एपिसोड जैसा कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था और साथ ही साथ इसकी कुछ अपडेट भी मैंने बता दी थी। तो मुख्य रूप से वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपनी मेल्किन रियस और शोरन के साथ तोड़ने के बाद एंथ्रोन ने डॉफन को एक तरह से ब्रेकवुड से वादा किया है, जिसमें वह काफ़ी भयभीत हो गई है कि लेडी फेर्टिन ने मारिन और सम्मान किया है। वह अनुमान लगाते हुए कि वह गर्भवती है। एक ही कार्यक्रम से उनका अनुसरण करने के बाद ब्रेफर्ड फोर्ड पर आरोप लगाती हैं और वह आत्मरक्षा से उसे मुक्त करती हैं। कुछ क्षण पहले पहुंचने पर साइमन ने उसे सुझाव दिया कि उसकी संभावना को बढ़ावा और उसे किसी और से मुक्ति करने का लिए अदालत में आने का नाटक करती है और बेफन सहमत हो जाती हैं और नया जोड़ शुरू करती हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड नंबर 6 पर बात करते हैं आश्चर्य और प्रसन्न। टॉम बेरिस द्वारा इसे एक तरह से लिखा गया है और जेनी लीज द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 25 दिसंबर 2020 को ये आपको देखने को मिला था। फ्लैशबैक में साइमन के दुखद बचपन का पता चलता है। प्रसव के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद साइमन के क्रूर पिता ने उसके एक तरह से हक लाने का पता चलने पर उसे स्वीकार कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया था। लेडी बैडन उसकी सहायता के लिए आई और उसकी शिक्षा, निर्गानी और उनके भाषण संबंधी मुद्दों को दूर करने में उनकी मदद की। अपने पिता की लापरवाही का बदला लेने के लिए शैमन ने उसकी मृत्यु सहन पर उससे प्रतिज की और वह अभी भी कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं करेगा। वर्तमान में रानी लेडी भी उसके लेखन से और अधिक निराश हो गई है। पेलवोन पैद्री और लुइस ब्रिजन के साथ अपना भय साझा किया और एक बच्चे की कल्पना कैसे की जाती हैं और मिरी को लेडी फेडरिंग ने अपने कमरे तक की सीमित रखा, लेकिन पैनोस को साथ समझ रही थी और गर्भावस्था में सारा जॉन कीर नाम के एक व्यक्ति से प्यार करने के कारण थी जो कि स्पेन में लड़ रहा था और साइमन को डेफन की चाल पूरी तरह से काम करती है। लेकिन एंथोन साइमन द्वारा अपनी बहस का कृतिक पीछा करने से परेशान है। जब साइमन ने प्रोसेट को बताया कि ऑर्डर ब्रिड ने डेफिन के साथ करने की कोशिश की है तो एंथ्रोन ने वॉल्डनब्रुक के साथ अपना समझौता तोड़ दिया। लेकिन ब्रिजन हस्तक्षेप करते हैं और एक घोटाले को उजागर करने के लिए लेडी विल्स को प्रभावित करने में सक्षम होता है, जो कि ब्रेवरूट को लंदन छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। और आर्ट ऑफ द स्कॉन एपिसोड नंबर 3 है, ये स्टार्ट हो जाता है। लीला क्रूइन क्रीज द्वारा से लिखा गया है और टॉम बेरिस द्वारा से डायरेक्ट किया गया है। 25 दिसंबर 2020 को ये देखने को मिला था। साइमन के करीब आने पर डेफने ने कई प्रस्ताव ठुकरा दिए, लेकिन फैदरिंग बेरियन के लिए एक रिश्ता ढूंढने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वे जोर से शब्द की प्रतीत करने पर जोर देती हैं, ये साबित करने के लिए कि दृढ़ संकल्प की वह
अभी भी लंदन समाज की सच्ची शासक हैं। रानी ने डेफन को अपनी भतीजे प्रसन्न को सुंदर और दयालु राजकुमारी पेंडिन से मिलने के योग्य बनाया है। लेडी डेमन साइमन से कहती हैं कि उसे बेहतर मैचन के रास्ते बनाने के लिए डेफन और प्रोजन करना होगा, ये अलग हटना होगा। और साइमन अंशीत से नकली फेमस को बंद कर देता है और डेनिफर ब्रिजन को एसोस पर लेडी प्रिंस होने पर संदेश देता है। दोनों अपनी संभावित की पुष्टि करते हैं। एर्थोनसियन के साथ मेल लिप्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे ठुकरा देती है और अमेरिका को जोर से एक पत्र मिलता है जिसमें उसने अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन मैरिन को पता नहीं चला कि यह पत्र लेडी फेंडिन द्वारा जाली था। लेडी विंजर एंथोर को अपने लिए मैच के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं और साइमन ने लंदन जल्दी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे टूटी हुई दिल वाले डेफन प्रिंस फोर्डन पर ध्यान आकर्षित करती हैं। अब एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सम्मान का मामला सौर फैक्शन द्वारा इसे एक तरह से डायरेक्ट किया गया है। एमी डैकलोड्स द्वारा इसे एक तरह से लिखा गया है। प्रिंस फेर्डिन डेफन को महल में आमंत्रित करता है और उसे एक सुंदर उपहार देता है। मेरिन को जल्द से जल्द शादी करने का प्रस्ताव उत्तराधिकारी की चाह करने वाली पुराने प्रेमिकों के सामने पेश करता है और एलियस लेडी ब्रिज की पहचान उजागर करने का संकल्प लेती हैं। डेफन फ्रीड और फेर्डिन के साथ एक मुक्केबाज मैच भाग लेता है और मैरिनी को एक बुजुर्ग प्रेमी का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज के कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 25 से 30 कैरेक्टर आपको इस सीरीज में देखने को मिले हैं और सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 2 सेक्शन आ चुके हैं। तीसरा सेक्शन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। 2 सेक्शन मिलाकर तकरीबन इसमें 16 एपिसोड है और अगले सेक्शन में 8 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश के अंदर ये अवेलेबल है, यानी इसे इंग्लिश में बनाया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसे देख सकते हो। आपको जो सूटेबल लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में आप देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसका सेक्शन 3 बहुत जल्द आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। इसका टीजर या ट्रेलर एक तरह से आउट अभी तक नहीं किया गया है। जैसे ही कोई टीजर या ट्रेलर आउट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ ये 25-30 जो कैरेक्टर है इनमें से जितने हो पाएंगे वो आज कवर करेंगे और बाकी अगला पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों अब इस सीरीज़ के बारे में और एक तरह से सेक्शन 2 के बारे में कुछ और अपडेट है, यानी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। और कोली ब्रिजन जो कि उसके कई शुरुआती प्रशासनों में एक था द्वारा उसे बचाया जाता है। प्रिंस फेर्डिन एक शानदार समारोह में प्रस्ताव देने के लिए तैयार करता है, लेकिन अनुग्रहण डेफेंस बगीचे में भाग जाता है जहां साइमन एल्विथ कहने और माफ़ी मांगने के लिए उसके पास जाता है। अभी भूत परेशान डेफेंस एक हैज भूल भुलैया में भाग जाता है और साइमन पीछा करता है और दोनों एक भावुक अचानक चुंबन साझा करते हैं। लेकिन एंथोन द्वारा खोजे जाने पर एंथोन गुस्से में मांग करती हैं कि दोनों शादी कर ले और जब साइमन इनकार करता है तो द्रुद के चुनौती देते हैं और पेनिस मिरन को कोलिन की रुचि को निर्हार हो जाता है क्योंकि वह कुछ समय पहले गुप्त रूप से प्यार करती थी और साथ ही साथ ये अनजाने में उसे एल्विस के साथ लड़ने का कारण बनता है। एंथोन ने खुद को समाज से मुक्त करने के लिए शियंस के साथ रहने के लिए दंत का उपयोग करने की योजना बनाई थी और लेडी फेर्डिन को अपने पति जेडन के कर्ज की सीमा का पता चलता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब तक वह उन्हें चुन नहीं सकता उनकी बेटी दहेज में वंचित रहेगी और वह मिरन के समर्थन देने जा रहा है और मजबूर होगा। और फेर्डिन को पता चलता है कि प्रिंस फेर्डिन प्रति क्रेस्ट और काउंट ने बगीचे में जो हुआ और दिन को रोकने के लिए दौड़ता है। उसने देखा कि साइमन का दावा है कि वह उससे शादी कर सकता है क्योंकि वह उसने बेहतरीन में नहीं कर सकता और उन्हें विकल्प पर विचार करने पे और डेफिनेट दृष्टि से घोषणा की कि वह किसी भी एक तरह से प्रकार से उससे शादी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड नंबर 4।
अब एपिसोड नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, द ड्यूटी एंड द लाइफ। सोरो फोशन द्वारा इसे लिखा गया है और जॉन सी मोशन द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पूरी व्यवस्था में साइमंस के अत्यधिक असंतोष और बावजूद डेफन में शायद ने के विशेष विवाह लाइसेंस के लिए याचिका दर्ज की है, लेकिन डेफेंस द्वारा अपने भतीजे को स्वीकार करने पर रानी नार्जी के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रिंस फेडन ने समापन करने के लिए डेफन का दौरा किया और एथोन ने शेन्स की देखभाल करने का वादा किया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी दोस्ती मामूली, जेनविन और डेफन का दावा है और उसने शहर छोड़ दिया है। जैसे जैसे फैदरिंग घर में पैसे की समस्या आ रही है तो पैंदोन को मेरिन ने कोलिंग रुचि के प्रति कई ईशन होने लगती हैं और वह मीरियन के इरादों को सावधान हो जाती है और कैस्टन और डेफन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन डेफन क्रिस को भविष्य की डेचेस को धमकी देने के खिलाफ देती है और क्लास सर हेनिन ग्रेस और बेजिन को एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। लेडी फैंदिन ने मीरियन को पुलिस का पीछा करना बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन बीरियस ने उसे आश्चर्य दिया है कि उसके पास एक योजना है। साइमन डेफन ने रानी के शीघ्र विवाह की अपील की है। साथ ही साथ किंग जॉर्ज और अधिक समस्या होने के कारण साइमन इस डिफेंस के प्रति प्यार की याचिका का घोषणा करता है। लेडी ब्रिचन और साथ ही साथ डेफेंस को ये समझने का एक तरह से प्रयास करता है कि उसकी शादी की रात क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। रानी की समझा के प्रेम की घोषणा वास्तविक थी और डेफन ने खुलासा किया कि वह अभी भी ऐसी ही महसूस करती हैं और डेफेंस की जागरूकता की कमी के बावजूद ये जोड़ा अपनी शादी को समाप्त करता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एपिसोड नंबर 5 तक तो हमने एक्सप्लेन कर लिया है और बाकी जितने बचे एपिसोड है वो भी धीरे धीरे कर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। और दोस्तों आप भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में कोई भी अपडेट या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और एक प्यारा सा कमेंट उस पर कर दीजिए। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 6 के बारे में हम आपको बताते हैं। जी दोस्तों साइमन और डेफन अपने हिनम्यूज के लिए क्लीट पहुँचते हैं और रोमांटिक और यौन दोनों तरह के साथ बहुत सारे समय बिताते हैं और डेफन ने क्लीट और ग्रेस स्वामी श्रीमती कॉलिंस के साथ संबंध बनाने में कठिनाई जताई है और जो कि प्रोटेक्ट का पालन करने में डेफेंस की रुचि में चुपचाप निराश हो जाती हैं, जिससे कि स्थानीय ग्रामीण तक हो जाते हैं। और जब डेफन मेरन में स्वर प्रतियोगिताओं के विजेताओं का नाम बताया जाता है और साथ ही साथ जिसमें उसका परिवार और पूर्ण नीरस हो जाता है और पैनोल ने कोमियन को ये बताकर उसका मन बदलने का प्रयास किया है कि मेरियन किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करने, लेकिन उसे चिंतित नहीं करता और मेरियन को सुझाव देता है कि उन्हें स्कॉटलैंड की यात्रा करने योग्य से पहले शादी कर लेनी चाहिए। और यह सुनने के लिए बात की उसके एक तरह से किराएदारों का किराया बढ़ जाता है और साइमन ने अपनी ध्यान किताबों की ओर लगाया है, जबकि फ्रेंडन को बताया कि उसने एक विजेता सुअर का चयन किया है और उसके गांव को नाराज कर दिया है क्योंकि विजेताओं ने कोलाडेट और अनुप्रतियों को रूप से चुना होगा। और डेफिन श्रीमती कोलेस से अपनी भूमिकाओं के लिए मदद का अनुरोध करता है, जो कि उसे साइमन के पालन पोषण के बारे में अधिक बताती है। और पैनोर ने निष्कर्ष निकाला है कि जॉर्ज का पत्र निकला था, लेकिन मेरियन ने जॉर्ज से आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए कोनिन से शादी करने का विकल्प चुना है। और कोलियस के प्रति पैनोस ने एक तरह से रक्षात्मक मेरिक से सलाह दिलाई है और उसमें प्यार करते हुए वे स्पष्ट रूप से पैनोस की भावनाओं को
निंदा करती हैं और उसने स्वीकार करने का निर्देश दिया है कि कोलंस और उसके कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वह मीरेन से प्यार करता है, जिसमें पेनरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी नौकरानी की मदद से डेफिन को पता चलता है कि अगर वह साइमन चाहे तो वह बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वह जानबूझकर ऐसा करता है। लेकिन मैरिज ने जोजन से आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए वेस कोलियन से शादी करने का चुनाव किया है। कोलियंस के पति पेनरोज की रक्षात्मक मेरिन को शेष दिखलाती हैं और उससे प्यार करती हैं। वह स्पष्ट करती है कि पेनरोज ने ये सारी चीज़ें की हैं। साथ ही साथ एपिसोड नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। समुंदर पार एलिन रियल्स द्वारा इसे एक तरह से लिखा गया है और जे रॉस और एबी ब्राडोल द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। 25 दिसंबर 2020 को ये आपको देखने को मिला था। साइमन और डेफन का विवाद जारी है। डेफन अपने भाई से जुड़े घोटाले को दूर करने में सहायता करने में लंदन लौटने का फैसला करता है और साइमन स्विस से उसके साथ जुड़ता है, लेकिन अब वह डेफन से आगे रहना चाहता है, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं है और लाइमोस ने एंडी ब्लिट्स की जांच करते हुए अपने प्रिस्टन को तैयार शुरू कर दिया है। वह उसे फैंदिन नाम के बहुत करने के लिए मनाने की इच्छा रखता है और डेफिन कोलिन और वेंडिन के लिए एक व्यवस्थित बैठक का स्वीकार करता है, जो कि कोल्स यह जानकर निराश हो जाता है कि मेरिन अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने और उसका इस्तेमाल कर रही है और डेड निक्रिस को उजागर करने के लिए ईशोन की सफलता की रानी चिड़चिड़ा हो गई है और बाद में वे रेमिस और घोटाले में उनकी भूमिकाओं के कारण फैदरिन को अपने लंच से बचा एक तरह से बाहर निकाल देती है और लेडी डेनिस ने डेफन को टर्न विवाहित महिलाओं के साथ जीवन पार्टी में आमंत्रित किया है, जहां पर डेफन सर जो उसका पता लगाने की उम्मीद में एक जनरल की पत्नी की मदद लेता है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए लॉर्ड फैदरिंग बॉक्सर और विली मॉर्डन से संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी अगली कड़ी के लिए मनाने के लिए कहता है और विल इस विचार करता है क्योंकि वह लॉर्ड फैदरिन ने जो धन की एक तरह से पेशावर करता है और उसके विचार को सुरक्षित निश्चित हो सकती है और डेफन को लेकर एंथोर और साइमन के बीच मारपीट हो जाती हैं, जबकि डेफनेस को पता चलता है कि साइमन ने उसे अपने पिता से कसम खाई है कि वह बच्चे पैदा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने समझा नहीं और इसी के साथ ऐसा क्यों किया है। उसने निष्कर्षित निकाला है और बैचन को एक तरह से अलग कर दिया, इसलिए वह गर्भवती नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 भी यहीं पर एंड होता है। एपिसोड नंबर 8 जी हाँ दोस्तों, बारिश के बाद एलिन रियल्स और क्रिस वासर डूशेस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। सरन लीफिन केन और मेरिन को ये बताने के लिए आते हैं कि उनका भाई जो युद्ध में मारा गया है और उसे एक आधा अधूरा पत्र देते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो उससे शादी करना चाहता है और फिलिपी ने खुद मेरियन से शादी करने की पेशावर की है, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी गर्भावस्था समाप्त कर दी है और पत्र लिखने के लिए मना करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ घर में एक समारोह के लिए आमंत्रित किया जाता है सभी लोगों को, लेकिन लाइमोस के संकेत देने के बाद वे सब रुक जाते हैं। साथ ही साथ एलोस को पता चलता है कि जनरल लेडी विंस नहीं हो सकती क्योंकि वह फ्रांस के लिए एक रवाना हो गई है और लेखन को केवल पेनरोज के रूप में दर्शकों के समान प्रकट किया है और वह फ्लैक्स फॉरवर्ड में डिफेंस और साइमन का पहला बच्चा एक बेटी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अब एक जैसे सेक्शन 2 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन कैरेक्टरों के बारे में डिटेल बता देता हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर जो आपको कैरेक्टर देखने को मिली है एड जोल ओहोड। जी हाँ दोस्तों, एड जोल एल्बू हेली ओहोड इनका नाम है। एक तरह से माननीय FRFS है। इनका जन्म 14 जनवरी 1963 को हुआ। एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं और मंच पर उन्हें रॉयल शॉकफेयर कंपनी, नेशनल सिटी रोम ऑफ थिएटर और एल्बर्ट थिएटर के मुख्य
भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। टेलीविज़न पर डॉक्टर हू की 2 श्रृंखलाओं में फूशियन जॉनसन के रूप में और बीबीसी के लंबे समय में चल रहे मेडिकल ड्रामा केजुअस में 90 एपिसोडों में और बीबीसी की इनसाइड में दिखाई दी है। और एहॉड ने सादर ऋतु 2009 में लेनन मेडन्स के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अभिनय करते हुए हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की है और मॉर्गन फ्रीजन के साथ मेंडलोस की भूमिका निभाई है। 2020 में वह नेटफ्लिक्स रीजेंस रोमांस सीरीज ब्रिस्टन में लेडी बैनर का किरदार निभा रही है और जुलाई 2020 में एहॉड रोयन सो बैंड ऑफ लिटरेस का एक तरह से मानद फ्लोद बन गई है। इनका जन्म मुख्य रूप से 14 जून 1963 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। किफ्टन ब्रिस्टन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक अभिनेत्री हैं और 1984 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और हार्वर्ड केनस इनके जीवन साथी हैं। और एडोस का जन्म कीटन ब्रिज में हुआ था। उनकी माँ एक अंग्रेजी शिक्षक हैं और उनके पिता धाना के एक पत्रकार और संगीतकार थे। उसका एक भाई एहॉड बोस्टन के विकर में पली बड़ी है, जहाँ पर उनके पिता को बीटन एस्पोन में नौकरी मिलने के बाद उनका परिवार चला गया था। मुख्य रूप से एहॉड बीबीसी की रेडियन ड्रामा कंपनी का सदस्य थे और उनके टेलीविज़न क्रिएट में केजियन उन्होंने 2000 से 2003 तक कोडे ड्रिफ्ट की भूमिका निभाई और जॉनथन क्रीक और इंडस्ट्री, जहाँ पर उन्होंने जेक कैरियंस 1991 में रांची कोन्स के लॉस की भूमिका निभाई थी। टू बॉम्बर पीस में शामिल होने के बाद उन्होंने 1985 में द रोशन कनेक्शन कहानी में अमार्ट जेंसन की भूमिका निभाई। वे डॉक्टर हू में कई बार दिखाई दी, 2006 श्रृंखला 2 एपिसोड में और 2007 में वे तीसरी श्रृंखला में। साथ ही साथ सीरीज 3 से सीरीज 5 में MI9 के प्रमुख भूमिकाओं में। साथ ही साथ ब्रिस्टन 2020 में, द विचर 2021 में। द विचर के ऊपर हमने एक वीडियो ला दी है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ ब्रिटेन शाही परिवार एक IIT टेलीविज़न ब्रिटिश श्रृंखला प्रसारित हुई है और एडवर्ड एक तरह से श्रृंखला का वर्णन करती है। उन्होंने एक्सेंट मैक्शन की मदद द नंबर 1 लेडीज और डिफेंस एजेंसी सीरीज के जासूस उपन्यास के रूप में एनी ली की एंस्पियन रेडियन 6 में की थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ द पावर सुनाई पूर्व राष्ट्र के बारबन ओवन में 2017 की पसंदीदा पुस्तक के अंदर देखने को मिली और ऑडियो ड्रामा में उनके करियर में BBC रेडियो 7 का विज्ञापन श्रृंखला कथनाएंगे प्लेट बी में वॉय ऑफ प्लेनेट भी शामिल है। 2004 में उन्होंने वीडियो गेम फेवन में कास्ट किया और 2017 में उन्होंने वीडियो गेम हैमरेज जीरो डॉन में युद्ध प्रमुख सोना की आवाज़ दी। फिल्म में एहॉड नॉक्सन पार्क में 2008 की फिल्म एलहुड और उसके 2016 के सीक्वेंस में बदरून्स में क्लास की चितन सैम्पलिस की मां के रूप में दिखाई दी। उन्होंने क्विट ईस्टवुड की 2009 की ड्रामा फिल्म इनक्रीड में, मॉर्गन फ्लीस में नेनल वीड के रूप में, चार्ल्स ऑफ स्टीफन में ब्रेजन की भूमिका निभाई है। एडरोन ने थिएटर में बड़े पैमाने पर काम किया है और उनके क्रेडिट में हिज डार्क मीडियन में स्टीफन वेयर और द रिजर्व में टैडन एंड द नेशन थिएटर शामिल है। रिचर्ड डीज में आपको देखने को मिली है, साथ ही साथ इस स्कीड में, साथ ही साथ और भी जगह पर देखने को मिली है। एहॉड की मुलाकात अपने पति हॉलीवुड में 1994 में हुई जब उन्होंने बैटन और सेट में किताबों की दुकान संभाली। वह एक एड थिएटर और वाइट एरियन कार्यालय में एक तरह से गई और वह 1985 के अंत में एक साथ थे। 2001 में उन्होंने शादी कर ली, एक तरह से वाइट एक तरह से आर्यन से, और उनके 2 बच्चे हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ एडोन के पिछले रिक्शे में एक बेटी भी थी। और कुरेट ने एक व्याख्यात लेखन इसके भी प्रशिक्षण के अंदर देखने को मिली है। मई 2023 में किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के बाद एहॉड ने कहा कि दिन की कार्यवाही अभ्यास की समुदाय और विभिन्न के तहत सफ़ेद बहाली में चली गई हैं और द स्पॉन ऑफ में 8,371 शिकायतें की गई है। 2003 की टीवी प्रसारण के सबसे अधिक शिकायत वाली सीरीज़ है और वह इतनी अद्भुत थी कि वह मुख्य रूप से इसमें देखने को मिली।
साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। 1991 में लंदन एक तरह से इसके अंदर आपको देखने है लंदन साउथ वेस्ट, और 1995 में वाट माय मदर टोल्ड मी, और 2004 के अंदर एवरी टाइम यू लुक एट मी, और 2007 में द शैडो इन द नॉर्थ, और ऑलब्रिट 2008, इंसेन 2009। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और भी कई अपडेट इसके बारे में बताता हूँ। इन कैरेक्टरों के बारे में बात करते हैं। तो एक कैरेक्टर के बारे में तो हमने कई अपडेट आपको बता दी, साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों अब हम जानते हैं एक तरह से इनके बारे में और डिटेल है। जी हाँ दोस्तों, इन कैरेक्टरों के बारे में सारे के सारे कुछ डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। और अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका नाम है एक तरह से लॉरेन एसब्रॉन। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस एसब्रॉन का जन्म 10 अप्रैल 1961 को हुआ और एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1961 को हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 61 साल है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में मुख्य रूप से एक अभिनेत्री हैं और एंडी सर्किल इनके जीवन साथी। 2002 में इन्होंने शादी की। एसब्रॉन ब्रिटेन श्रृंखला में टेलीविजन फिल्म में दिखाई दे चुकी है, जिनमें शामिल है द स्टीमन टू बेयर किस इन थी लाइट और इन द लैड ऑफ द प्लीटून प्लाइड एंड द सिटी ब्लॉट। साथ ही साथ रिचर्ड टी एंड द स्पिन लंदन ब्री, और उन्होंने 2004 की हैप्पी बर्थडे BBC 2 शूशन में एक मंच अभिनेता के रूप में लोरस विनियस के रूप में मर्चेस में रोल एक्सचेंज थिएटर में दिखाई दी। उन्होंने शो में सीन 2 कौन के अंदर रोल निभाया और वह दोनों में अपनी पत्नी एडी स्टोन के साथ अभिनय करते हुए नजर आए। 22 जुलाई 2002 को एसब्रॉन के अभिनेता एडी स्क्रीन से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, सभी अभिनेता रूबी। उनका जन्म 1948 को हुआ। मुख्य रूप से ये आपको 1948 में डिस्टेंट वॉइस वीज नाम की मूवी में देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों द ड्रीम मार्क 1988 और 1995 में जैक एंड सारा में देखने को मिली। फीवर पिथ 1997 और चिल्ड्रन 44 के अंदर 2015 में देखने को मिली। आई यूज टू बी फॉर्म्स 2022 में। टेलीविजन के अंदर कई बार ये देखने को मिल चुकी हैं बहुत से टीवी सीरीज में। तो दोस्तों सेक्शन 3 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर हमने बात कर ली, अपडेट के बारे में बता दिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, और आपको जिस भी OTT प्लेटफॉर्म, चाहे डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की मूवी का रिव्यू चाहिए, एक्सप्लेनेशन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फैक्ट के बारे में से, यानी टोटल मिलाकर कुछ भी अपडेट या कुछ भी चीज़ जाननी हो किसी भी सीरीज या मूवी के बारे में, चाहे वो OTT में रिलीज हुई हो चाहे थिएटर में, आपको सिंपली उस सीरीज का नाम लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और अब हम बात करेंगे इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में, और इसके बाद में कैरेक्टर भी हम कवर करने वाले हैं। जितने कैरेक्टर जैसा कि मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कवर होएगी, उतने कवर कर लेंगे और बाकी अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। शोज में आपको देखने को मिली है 2022 में सी वॉर्ड में आई हैड डिसीजन 4 एपिसोड में देखने को मिली है। साथ ही साथ अगले कैरेक्टर पर बात करते हैं जिनका नाम है जोनाथन स्टीवन बेली। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 25 अप्रैल 1948 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं और मंच और स्क्रीन पर अपने रहस्य नाटक और संगीत में भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाली एक लॉर्ड्स ओलिवियर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और इवनिंग स्टेट थिएटर बर्ड के लिए नामांकन प्राप्त कर चुकी हैं। जोनाथन स्टीवन बेली इनका पूरा नाम है और 25 अप्रैल 1948 को इनका जन्म हुआ। उम्र 35 साल है। मुख्य रूप से एक अभिनेता हैं और 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बेली ने अपने करियर की शुरुआत रोयन रॉक्सपेयर कंपनी के प्रोडक्शन में एक बाल कलाकार में की। साथ ही साथ इनकी भूमिका लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई और इसी के चलते चलते इन्हें एक तरह से लोगों द्वारा फुल्ली सपोर्ट मिला और आज ही इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इनकी मेहनत जो कि इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में मदद करती हुई नज़र आई है।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इनके बारे में और डिटेल जानते हैं। इन्होंने 2019 में एक संगीत वीडियो में सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए लॉस एलियंस पुरस्कार जीता था। स्क्रीन पर बेली आई टीवी अपराध नाटक बोचन 2013 से 2015 तक और अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाली पहली CBS एक्शन एडवेंचर श्रृंखला लियोड 2021 से 2012 तक और डिज्नी चैनल संगीत कॉमेडी ग्रूव आई 2012 से 2013 तक अभिनय किया है और BBC श्रृंखला WIA 2014 से 2017 तक, चैनल 4 कॉमेडी स्क्रीन 2016, नेटफ्लिक्स डीजेंसी रोमन श्रृंखला ब्रिजन 2020 से वर्तमान तक एंथनी बिस्टन ब्रिजन के समक्ष प्रसिद्ध चित्रण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मुख्य रूप से जॉन स्टूबन बेली का जन्म 25 अप्रैल 1948 को हुआ वॉल्टफोर्ड और वॉल्फेड शहर में एक ऑर्बिज माँ और रोशन हैन के निसंग पिता के यहाँ। वह पड़ोसी बैथन ब्रिड कैंप से पली बड़ी और साथ ही साथ बेलिन की शिक्षा लेने के बाद बेलिन स्थानीय बैचन चर्च में स्कूल चली गई और हैनन औसने थीम्स में अपने डांस क्लब के माध्यम से बेनियस में 7 साल की उम्र में लंदन के बॉर्गिन थिएटर में 1985 में लॉस एल्फिस कंपनी में प्रोडक्शन पर स्क्रीनिंग के लिए ऑडिशन दिया और साथ ही साथ 2001 में बेलिन ने RFC के किंग जोन के लिए एक प्रिंस आर्थन की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत 2004 में लाइव एक्शन चिल्ड्रन एंड इट में की, जो कि जॉन निशन की इसी नाम के फंतासी उपन्यास पर फिल्म का रूपांतरण था। 2006 में अपनी अंतिम A लेवल के 3 ड्राइविंग एयरबिट की भूमिका में देखने को मिले और ब्यूटी विंग थीम्स के पुनर्द्वार के लिए अभ्यास शुरू किया और द टेलीग्राफ ने किया और बेलिन ने प्रोडक्शन को यादगार और रोशन बताया। 2009 में BBC की सीम क्रॉट ऑफ द हिल में थी, जो कि विश्वविद्यालय के एक नए छात्रों के रूप में समूह पर आधारित थी। 2011 से बेलिन ने 2011 तक BBC एक्शन एडवेंचर श्रृंखला लियोड में नियोड द विचर की भूमिका निभाई, जो कि 15वीं शताब्दी के फ्लोस में एक युवा नियोड और उसके दोस्त पर आधारित है। ये शो 2 श्रृंखलाओं तक चला, एक ऑनलाइन गेम पर जन्म दिया और 4 स्क्रीन पुरस्कार भी इन्होंने जीते। साथ ही साथ बेलियंस को 2011 में विनवोस थिएटर में डेविन हैर्स के साथ एक बहुप्रसिद्ध नाटक साउथ टाउन में उनके प्रदर्शन के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड में उत्कृष्ट नवकृता के रूप में नामांकित किया गया और साथ ही साथ द टेलीग्राफ में उन्हें भविष्य का सितारा और वर्तमान में वेस्टर्न एंड मंच पर अभिनय करने वाले सबसे प्रतिभाशाली उभरते हुए अभिनेताओं में से एक में रुचि का वर्णन किया। साथ ही साथ दोस्तों इसका मिश्रण लाइव एक्शन के एनिमेशन, जहां पर बेली ने गाया और अपने चित्रण में एनिमेटेड रूप में वोशन के रूप में किया। 2013 में BBC ITV का हिट क्राइम ड्रामा वोचन की पहली 2 श्रृंखलाओं में स्थानांतरित पात्रों के रूप में किस्टिंग की और उन्होंने 2013 में लॉरवेन थिएटर में लियंस वेस में भूमिका निभाई। साथ ही साथ नेशनल थिएटर लाइव के माध्यम से उनका पसंदीदा योग्य बनाया और 15 स्टैंड में लॉज स्टैंड के लघु चित्रण में उनके निर्देशक में आए, जहां उन्होंने टॉम स्टीफन के ऑर्लिन में वेल्डन कवरेज की भूमिका निभाई और बेली ने एटन थिएटर में रूपी ग्रुप द्वारा निर्देशित टैंकी शोर में म्यूजिक हैर में स्कॉन में टीम लाइसेंस की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2014 में डॉक्टर हू एपिसोड टाइम हिस्ट में अंतिम भूमिका निभाई और इसी एपिसोड में द इनपेड द्वारा एक तेजी तोड़ने सार्वजनिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया, जिसमें बेलिस ने अपने सामूहिक प्रदर्शन में शो में दम मचा दिया और 2014 में प्रिंट फिल्म टेस्टोन में आपको देखने को मिली। 2016 में बेलिस ने फॉर बम्बरे फीचर की टेलीविजन प्रोजेक्ट क्रिशन में एक सेक्स जूनियर स्टैंड में जैक्सन सैम्स के रूप में अभिनय किया और द लास्ट 5 इवेंट्स में लंदन प्रोडक्शन का नेतृत्व किया। साथ ही साथ मार्विन कहा कि जिसमें बेलिस के साथ प्रत्येक गीत की कहानी कहने में एक मास्टर क्लास में बदल गई हैं और बेली 2017 में चीचेन फेस्टिवल थिएटर में किंग लियस के प्रशिक्षित प्रोडक्शन में इयान मैक्शन के साथ दिखाई दिए और एड ग्रोस के रूप में प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसाएं मिली
और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने 2017 में जेम्स मॉर्गन द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म द मेमी में भूमिका निभाई और फरवरी से अप्रैल 2018 तक बेबीएस ने बीटा रिलीज की द यंग ईस्टर्न में सह प्रदर्शन और टॉर्गन वेरेस हाउस और द इवनिंग स्टैंड में द ऑर्टन डेस्क में प्रोडक्शन के 5 स्टार द ईस्टर्न में अपने 5 सितारे की समीक्षा दी। बेलियन मैर्टिन ईव द्वारा निर्देशित और डिफन एस्टोन ने कंपनी के 2018 के क्वेस्ट पर प्रोडक्शन में शामिल हुए और उन्होंने जेमी कर्लिंग बदलने वाली भूमिकाओं में भी देखने को मिले। साथ ही साथ 2020 में बेलियस ने सोडन निर्माता नेटफ्लिक्स श्रृंखला ब्रिजटन में अभिनय करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये आपको देखने को मिले हैं और बेलियस ने एबीएस थिएटर में माइक ब्रैटन के नाटक कॉर्क में भी देखने को मिले थे। साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रह चुका है। और फिल्मोग्राफी के बारे में अब बात कर लेते हैं, इनके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कई फिल्मों में देखने को मिले अनलिमिटेड, यानी एक तरह से अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे उसे, हम अगले कैरेक्टर पर बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले जो कैरेक्टर हैं उनके ऊपर एक एक कर एक तरह से सारी जो डिटेल है, फोकस है, सब कुछ उन पर करने वाले हैं। तो अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका नाम है बेनी ईवा मिलर। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 25 फरवरी 1966 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता और कॉमेडियन है और स्क्रिप्ट राइटर भी है। वह कॉमेडी जॉन ऑर्टन और मिलर्स के साथ आधे हिस्से के रूप में प्रदर्शित हुए और मिलर को बीबीसी क्राइम ड्रामा डेट इन द प्रेसाइड की 2 सीजन में डी.आई. रिचर्ड पूल की भूमिकाओं में निभाने के लिए लिया गया और आईवी साइंस फिक्शन सीरीज प्राइमन में जेम्स स्टेशन की भूमिका निभाने के लिए जाना गया। और इनका जन्म 24 फरवरी 1986 को हुआ और तकरीबन 87 साल हैं इनकी उम्र। लंदन इंग्लैंड में जन्मे हैं। मुख्य रूप से ये कॉमेडियन, जैसे कि मैंने बताया, एक एक्टर भी हैं। बेल्गियन स्टीफन बिलियस इनकी जीवन साथी 2004 से 2011 तक और 2013 में इन्होंने जेफसन पार्क से शादी की। इनके 3 बच्चे हैं और इनके बारे में मिलर्स का जन्म लंदन इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने बताया हुआ शहर में अमेरिकन इतिहास की श्रृंखलाओं में उनकी माँ मेरिन वेंस से थी और उनकी दादी एल्थन लिस दर्ज की थी। कॉमेडियन में एक तरह से कॉमेडी में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी तीसी छोड़ दी और मिलर की कॉमेडी में रुचि तब हुई जब तक दोस्तों ने उसमें नेशनल स्टूडियो ड्रामा फेस्टिवल में जूझ की मदद करने के लिए कहा, जो उस साल की कैप्टन सहयोगी एक तरह से किया जा रहा था। और अपनी स्टाक की डिग्री पहले ही पूरी करने के बाद वह 1948 में फुडलैंड में शामिल हो गए और एंटी प्रूस और डेविन वॉर्टन और शू प्रैकेंस के साथ काम किया और एक रिव्यूज का निर्देशन किया। साथ ही साथ कॉमेडी करियर बनाने के लिए मिलर से लंदन चले गए और उनका परिवार 1995 में बीबीसी स्कैन कॉमेडी ग्रुप में केजन स्नातक और अर्जेंट में देखने को मिला, जो कि कॉमेडी क्लब था और 1990 के दशक में गॉर्डन थिएटर स्टूडियोज नॉमिंग फिल्म में देखने को मिली। साथ ही साथ उनकी सफलता का परिणाम स्वरूप टेलीविजन श्रृंखला मार्क स्टेन और मिलर का एक कमीशन हुआ, जो कि 1987 में 2001 तक 4 श्रृंखलाओं तक चली। एक पैरामाउंट कॉमेडी चैनल पर 3 चैनल 4 और 1948 में 2 बीबीसी रेडियो 4 में इसी नाम से रेडियन शो शामिल हुआ। 6 साल के ब्रेक के बाद इसी शो को हैट्रिक प्रोडक्शन के लिए द ऑर्टन एंड मिलर शो के रूप में अनुवांशित किया गया। साथ ही साथ 2004 से 2005 तक उन्होंने बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला द फर्स्ट वीक ऑफ माइक लाइव की 2 श्रृंखलाओं में अभिनय किया और सारा एलेक्ट के साथ 2006 में उन्होंने 3 बार किशन स्पेशन और द विस्टन क्रीज ऑफ बैन एस में भाग लिया। उन्होंने ITV के 2007 के विज्ञापन फाइन नाइट प्रेम के जीसन लिस्टन में ऑस्ट्रेलियन की भूमिका निभाई और मिलर्स ने जॉन वेंक्स और टेलीविजन विज्ञापनों के लिए एक लोकप्रिय श्रृंखला में IT डिजाइन के साथ PB ट्रिक मैकन की आवाज़ दी। 2008 में वह ITV1 पर टोनी ब्रिजटन की श्रृंखला मूव्स के अंदर आपको देखने को मिले। 30 जुलाई 2012 को मिलर्स ने लंदन में रॉयल सोबेंस में अपनी पुस्तक रिटर्न नॉट स्किन के लिए दौरा किया। वह चैनल 4 पर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ब्रिटेन कॉमेडी अवार्ड में दिखाई दिए और 2011 से 2014 में श्रृंखला
2003 के प्रीमियम तक मिलर्स ने BBC फ्रेंचाइजी से निर्माण संगला डेड इन पैरानाइड में डिक्शन वेस के रूप में भूमिका निभाई और 9 अप्रैल 2013 को ये घोषणा की गई कि वह मिलर्स संगला छोड़ देंगे और उनकी जगह अभिनेता क्रिस मोशन लेंगे। फिल्मांकन मार्च 2013 की शुरू में हुआ और मिलर मई में एक पहला एपिसोड पूरा करने के बाद चले गए, जिनके चित्रण के बाद हत्या कर दी गई थी। और मिलर्स ने 2011 में 10वीं श्रृंखला के दौरान एक ड्रामा सीक्वेंस में कैमियो की उपस्थिति का अनुभव कराया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2014 में मिलर फीचर फिल्म्स के अंदर मॉली ब्रूस इन कोड में बुक ऑफ सेन में दिखाई दी है। ये फिल्म वुड बी ऑन ऑफ द वॉर्डियन में मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ अक्टूबर 2015 में मिलर रू जॉनसन और विली क्लोज के साथ ब्रिटेन सुपरमार्केट स्टेशन के विज्ञापन में रोज के रूप में, जोसन उनकी पत्नी जो के रूप में, क्लोज और उनके बेटे फ्रेड के रूप में दिखाई दिए। 2016 में मिलर्स ने राचन रीलस और रोमांच रंगधन के साथ ITV मनोरंजन श्रृंखला ईटन नॉन रीड साइड में प्रस्तुत किया। फरवरी 2016 में मिलर्स ने एक व्याख्यात यात्रा के साथ एक पुस्तक जारी की जिसका शीर्षक था एलियंस और कॉर्निंग। साथ ही साथ मिलर कैरियन केटन के साथ 6 भाग वाले BBC रिस्पॉन्ड आई वोट ऑफ फ्राइन ब्रेक में भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ 2018 में वे फिल्म जॉन इंग्लैंड स्क्विड ऑर्गन में रॉबन 18 में देखने को मिले और नवंबर 2020 में मिलर्स ने अपनी 7वीं बच्चों की पुस्तक में स्किट ऑफ द स्पिन एंड विजन में देखने को मिले। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो मिलर्स ने एक टेलीविजन पैटर्न का निर्देशन किया जो कि स्टीफन मुर 2006 के ब्रिटेन BBC टीवी श्रृंखला सैक बोर्ड का पहला एपिसोड बनाया था। साथ ही साथ इसी के साथ इसके लिए इन्हें नामांकन प्राप्त किया। और अवार्ड्स की बात की जाए तो मिलर्स ने 1990 के राष्ट्रीय सात नाटक महोत्सव में हेलमेट के चित्रण के लिए न्यायाधीश का प्रशिक्षण सम्मानित किया गया और उन्होंने टीम राइड और एडम जी के साथ 1980 में कॉमेडी के लिए पहले ड्राफ्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड जीता। और साथ 2010 में उन्होंने आई ब्रांड में मिलर शो के साथ बॉफ भी जीता। 2021 में ब्रिस्टन के कलाकारों के साथ मिलर्स को ड्रामा सीरीज के एक कलाकारों के टुकड़े द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन आर्ट गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ मिलर्स की पहली पत्नी वेडिंग स्टीफन ब्लिस से जिन्होंने एक तरह से प्राइमल्स की सीरीज 3 के लिए उनकी आर्थिक भूमिका निभाई थी और इस जोड़े ने 2006 में एक बेटा पैदा किया और 2011 में तलाक ले लिया। मिलर का एक बेटा और बेटी है जिनका जन्म 2011 में हुआ था। साथ ही साथ 20 फरवरी 2009 को मिलर्स की श्रृंखला 6 और 9 के एपिसोडों में रॉबन पिट्स के साथ देखने को मिले क्लियर आई में। और फिल्मोग्राफी के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ 1991 में मर्डर मोस्टर हॉर्डन, द पेली ब्रेन रीमस 1992 और साथ ही साथ द जेक जोशन शो, साथ ही साथ मिस्टर हैरबिन हाउस ऑफ द हॉर्बिन और द प्रिंस एंड द मी, साथ ही साथ डॉग मॉर्टन जैसे कई एक तरह से मूवीज़ में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में भी कई अपडेट थी जो मैंने बताई और अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, निकोल मैरी के फलानी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरह से मेन कैरेक्टर में आपको इस सीरीज के देखने को मिली हैं। इनका जन्म 9 फरवरी 1997 को हुआ है। एक आयरिन अभिनेत्री हैं। वे चैनल 4 स्कॉट डेनी ग्रह से 2018 से 2022 तक क्लिस डेविन और नेटफ्लिक्स प्री ड्रामा ब्रिजन में 2020 से वर्तमान तक पैनफ्रॉन्ट वेट के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। निकोल मेरी कैरेक्टर्स का जन्म 9 जनवरी 1980 को हुआ और उनकी उम्र 36 साल है। गोल्बर्न आयरलैंड में। साथ ही साथ कैस्टिन कॉलेज से ये ग्रेजुएट हैं और अभिनेत्री हैं और 1997 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। कैफ्लांस का जन्म 9 जनवरी 1987 को गोल्बर्न आयरलैंड में हुआ और वह ऑर्बन स्पेस में पली पड़ी है। 5 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन को स्कूल के नाटक घाट में अभिनय करने को देखा तो उनके अभिनेत्री बनने का फैसला किया और उन्होंने प्राथमिक विश्वविद्यालय में स्कॉनर मैथ्स की अध्ययन में एक तरह से हिस्सा लिया। इसके बाद वे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा में बार्दित स्कूल ऑफ एक्टिंग में प्रशिक्षण लेने चली गई
और 1997 में 2010 की उम्र में निकोल कैम्पलिस के एक्शन थ्रिलर माई ब्रदर्स वॉर्स में एक अज्ञात भूमिकाओं में देखने को मिली। 2004 में वह टॉम स्कून की लघु फिल्म में देखने को मिली और द फैक्ट एंड क्रिएट और रिवर्स कॉमेडी में एक भूमिकाओं में अपने करियर की शुरुआत की। बाद के वर्षों में उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला में भी काम किया जो कि बहुत ही सुपरहिट थी। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपने करियर में कई बड़ी बड़ी एक तरह से सीरीजों में भी काम किया, जिनके बारे में भी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कर दीजिए। और 2018 में कैफलानी ने डेरी गर्ल्स में मुख्य पात्रों में से एक क्लेस डेविस की भूमिका निभाना शुरू किया। ये मिस कॉन 1990 के दशक में डेरी उत्तर आयरलैंड में स्थापित हुए। ये श्रृंखला जनवरी और फरवरी 2018 में चैनल 4 पर प्रसारित की गई, लेकिन उसी साल दिसंबर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिर से रिलीज होने के बाद शो के अंतर्राष्ट्रीय दर्शक तीव्रता से लोकप्रिय हुए। उसी वर्ष उन्होंने हाईलॉर्ड में हैन ब्रिन की भूमिका निभाई और पीरियड ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला 18वीं सदी के लंदन में अधिकारी हुई। और 2018 में द डोनर वेस्ट हाउस के प्रोडक्शन द फैम ऑफ मिशन जॉन ब्रेड में उनका वेस्ट इन डे हुआ और उन्होंने 2018 में उभरे सितारों में एक तरह से एक नाम दिया। और उसी वर्ष उन्होंने द ग्रेट ब्रिटेन वेब ऑफ शो के एक एपिसोड में अपनी डेरी वर्षन में से कलाकारों की फिल्म प्रतिष्ठा प्राप्त की। 2019 में ये घोषणा की गई कि वह कैफ्तान लोग नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रिस्टन में कास्ट के लिए चुनी गई है। और उसी नाम की सबसे बड़ी बिकने वाली जूलियस क्लास पुस्तक की श्रृंखला में भी देखने को मिली। इनकी फिल्मोग्राफी द फैम्पटनेट और 2030 में बारबी एक तरह से बाबी जी हाँ दोस्तों सॉरी एक तरह से जो आपको अपकमिंग देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी हम वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स 2012 में देखने को मिले। ये आपको एक तरह से इस सीरीज के अंदर साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई सीरीज में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ द ग्रेट क्रिसमस और ब्रिस्टन और दार्गन में और बड़ा ब्रूट्स में आपको देखने को मिले। थोर लीजेंड ऑफ द अमेजिंग हैमर और ईव एंड द एडवेट और उसका गीत 2020 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से और भी कई भूमिकाओं में ये देखने को मिले जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी मैंने डिटेल बता ही दी। और अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो क्लोबिन जीसन। जी हाँ दोस्तों कोलिब्जीशन का जन्म 1990 में हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं और वह पुलिस प्रक्रियात्मक WPC 56 2015 की तीसरी श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा ब्रिस्टन 2020 से वर्तमान तक 5 ब्रिस्टन बच्चे एलोस के रूप में जानी गई है। लॉस ऑफ ड्यूटी 2017 में देखने को मिली, डेविंस पे देखने को मिली और बैटिन फेयर 2018 में देखने को मिली। साथ ही साथ 4 सीरीज जो और है जिनके अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो जैसे का जन्म मोसलैंड में हुआ। वे एक नहर के में नाव में पली बड़ी और उनके अपने बच्चे का एक तरह से कुछ समय बाद लंदन बिताया। और 14 साल की उम्र में यानी एक तरह से जब वो छोटी थी तो शिक्षा प्राप्त की और फिर 17 साल की उम्र में बौद्धिन लौट आई। उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और जीवन ने उसके पिता के साथ अनुभव जैसे कि दरवाजे पर जान देखने वाले और दर्शनाक कई एक तरह से सीरीजों में भी एक तरह से हाथ बटोरा। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी फटाफट से जान लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रेशियंस 2012 और कॉपी डेड 2014 और थीनियर फिटनेस 2016। नाइट एंड डे आपको अपकमिंग में देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स 2012, हाउस ऑफ द ऑर्बिन्स, साथ ही साथ इसी के साथ WPC 56, साथ ही साथ लिंस ऑफ द ड्यूटी और रॉफ्टन और ब्रिगन्स और बिल है 2020 में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इनके बारे में आपको मैंने सारी डिटेल बताई, कैरेक्टरों के बारे में बात किया, सीरीज के बारे में जितनी अपडेट थी सारी की सारी मैंने बताई। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इसलिए आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले
ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में बात की। ये सीरीज़ आपको एक तरह से सेक्शन 3 इसका कब तक देखने को मिलेगा इस पर बात की, सेक्शन 2 आपको एक्सप्लेन किया, 1 आपको एक्सप्लेन किया, इनका रिव्यू किया, साथ ही साथ इसके एक तरह से परफॉर्मेंस पर बात की, कितनी % लोगों ने इसे पसंद किया और कितने एक तरह से व्यू इस पर आए, और इसका ओवरऑल जो निकल के आ रहा है मोटा मोटा अंदाज़ा, तो ये एक तरह से हिट सीरीज है, इसलिए इसका सेक्शन 3 आया आपको देखने को मिला। साथ ही साथ रिलीज़ होने पर 50 मिलियन प्लस फैमिली ने इसे देख लिया था। और साथ ही साथ अब सेक्शन 3 जैसे ही आता है मैं आपको एक छोटी सी अपडेट से बता दूंगा और लॉन्ग वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।